नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति या फिजिकल जानकारी पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में पठार, मैदान, ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो आज हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमने पुराने वीडियो बनाए हुए हैं वो एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। सारे के सारे वीडियो आपने यदि नहीं देखा है तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप उन्हीं सीक्वेंस में देखते हुए वीडियो को आगे बढ़ें तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, दूसरी बात, मैंने मध्य प्रदेश का जो मैपिंग वाला वीडियो पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश में कौन सा ज़िला कहाँ पर है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखें, आपसे पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का मैप आने लगेगा। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन देखें तो पहली बात तो ये है कि अगर मैं मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन की बात करूं, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, तो मध्य प्रदेश को 3 आधार पर बांटा गया है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, पहला जो भौगोलिक विभाजन है मध्य उच्च प्रदेश, पहला जो भौगोलिक विभाजन रखा गया है वो नाम है मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा है सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश। और जो तीसरा है वो है पूर्वी पठार, पूर्वी पठार। ठीक है कि नहीं। तो मध्य प्रदेश को प्रश्न आएगा आपसे कि मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक आधार पर विभाजित किया गया है। तो मध्य प्रदेश को 3 आधार पर बांटा गया है। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश और तीसरा है पूर्वी पठार। आप याद रखें कि पूर्वी पठार के अंतर्गत क्या आता है। तो पूर्वी पठार में आपको याद रखना है कि यहाँ पर आता है बघेल खंड का पठार। पूर्वी पठार का केवल एक वर्गीकरण है, बघेल खंड का पठार। ठीक है, पूर्वी पठार में कौन आता है? बघेल खंड का पठार। अब सतपुड़ा श्रेणी ये है, तो सतपुड़ा श्रेणी की अगर बात करें तो सतपुड़ा श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो पूर्वी सतपुड़ा है, पूर्वी सतपुड़ा, दूसरा पश्चिमी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा। ठीक है, नंबर 1 ये है पूर्वी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा। और तीसरा जो है ये बांटा गया है इसको मैकाल श्रेणी में, मैकल श्रेणी। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, जो पूर्वी सतपुड़ा है वो महादेव के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी सतपुड़ा राजपीपला के नाम से जाना जाता है और बीचों बीच में कौन सी श्रेणी है? मैकाल श्रेणी। बाकी जो भी भाग बचे हुए हैं अब वो सारे के सारे भाग हैं मध्य उच्च प्रदेश। जैसे मध्य उच्च प्रदेश में आपका कौन कौन सा आता है? तो पहला नंबर आता है मालवा का पठार, मालवा का पठार। दूसरा आता है मध्य भारत का पठार, दूसरा क्या आता है? मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। इसी में तीसरा आ जाता है, इसी में तीसरा आ जाता है नर्मदा सोन घाटी, इसी में आता है नर्मदा सोन घाटी। अगर इसी की बात करूं तो इसी में आपका आता है बुंदेलखंड का पठार, इसी में आता है आपका बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, और अब इसी में आता है रीवा पन्ना का पठार। इसी में कौन सा पठार आता है? रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, तो मध्य उच्च प्रदेश को 5 आधार पर बांटा गया है। तो आप ध्यान रखें कि आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, तो मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक आधार पर बांटा गया है? तो 3 भौगोलिक आधार पर बांटा गया है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश और पूर्वी पठार। जो अब याद रखने का तरीका ये है कि पूर्वी पठार को याद रखो कि पूर्वी पठार में आपका आता है बघेल खंड का पठार, सतपुड़ा श्रेणी में आता है पूर्वी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा और मैकल श्रेणी, और बाकी जो सारे भाग बचे हुए हैं वो सब मध्य उच्च प्रदेश के हैं। देखिए अब मैप में आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ऊपर का भाग कहलाता है मध्य भारत का पठार, ये वाला भाग है मालवा का पठार,
ये बीचों बीच से नर्मदा नदी निकलती है, तो ये नर्मदा सोन घाटी है, और नीचे वाला सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ बुंदेलखंड के जिले हैं, तो ये बुंदेलखंड का पठार है। यहाँ पर बघेलखंड के जिले हैं, ये तो ये आपका रीवा पन्ना का पठार है, और उसके नीचे ये प्योर बघेलखंड है। ठीक है, तो बघेलखंड का पठार यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। ठीक है, शहडोल संभाग आपका, तो ये आपका बघेलखंड का पठार है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखें कि अब यहाँ पर मैंने कहा कि याद रखने का तरीका क्या है। ऊपर आपका मध्य भारत का पठार है, उसके नीचे आएगा आपका मालवा का पठार, उसके नीचे आएगा नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो कैसे याद रखेंगे हम, आप मालवा के पठार को आधार बना के याद रखें कि यहाँ बीचों बीच में कौन सा पठार है, मालवा इंदौर वाले एरिया है, तो यहाँ पर इंदौर संभाग के जिले आते हैं, तो ये मालवा का पठार है। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से नर्मदा नदी बहती है, 15 जिलों से होकर के गुजरती है, हम पढ़ेंगे नदियों में। तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से नर्मदा नदी निकलती है, तो इसलिए इसका नाम है नर्मदा सोन घाटी, और उसके नीचे है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो मालवा का पठार, बीचों बीच से नर्मदा नदी, तो नर्मदा सोन घाटी, और उसके नीचे है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ऊपर आप याद रखें कि ऊपर है आपका मध्य भारत का पठार, यहाँ तरफ आपका बुंदेलखंड के जिले हैं, तो बुंदेलखंड का पठार, बगल में रीवा पन्ना के जिले हैं, तो रीवा पन्ना का पठार, और यहाँ पर आता है कौन सा, बघेलखंड का पठार। तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि मालवा है, मालवा के नीचे नर्मदा नदी निकलती है, तो नर्मदा सोन घाटी, उसके नीचे सतपुड़ा मैकल श्रेणी, उसके ऊपर सबसे मध्य भारत का पठार, यहाँ तरफ आपका बुंदेलखंड का पठार, यहाँ तरफ आपका रीवा पन्ना का पठार, और यहाँ तरफ आपका बघेलखंड का पठार। तो आप याद रखें एकदम पूरब की तरफ ये है, तो पूर्वी पठार में कौन आता है, बघेलखंड का पठार। ये जो सतपुड़ा श्रेणी है, तो सतपुड़ा श्रेणी को भी 3 पार्टों बांटा गया है। ये पूर्वी सतपुड़ा है, ये पश्चिमी सतपुड़ा है, और बीचों बीच से निकलती है मैकाल श्रेणी। तो याद रखो, पूर्वी सतपुड़ा को कहा जाता है महादेव, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी का नाम है राजपीपला, और बीचों बीच से निकलती है मैकाल श्रेणी। अब जो भाग बच रहे हैं वो सारे किसके वर्गीकरण है, मध्य उच्च प्रदेश के वर्गीकरण है। तो चाहे वो मालवा का पठार हो, चाहे वो मध्य भारत का पठार हो, चाहे वो बुंदेलखंड का पठार हो, रीवा पन्ना का पठार हो, और नर्मदा सोन घाटी हो, ये 5 भाग जो हैं ये मध्य उच्च प्रदेश के हैं। तो आपको मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन समझ में आया होगा। अब जिनसे भी मध्य प्रदेश के जिले बनते होंगे या जिन्होंने मैपिंग वाला वीडियो देखा होगा, तो उनको समझ में भी आता होगा कि किस संभाग के कौन कौन से जिले इस पठारों के अंतर्गत आते हैं। कि जैसे ये वाला एरिया आपको इंदौर वाला दिखाई देता होगा, ये आपका चंबल संभाग के एरिया है। ठीक है, ये बीचों बीच में यहाँ पर जबलपुर संभाग के हैं। यहाँ पर देखो सतपुड़ा मैकल श्रेणी, बाला वाला घाट यहाँ पर आएगा। ये आपका बघेलखंड का पठार है। ठीक है, तो बघेलखंड का शहडोल संभाग आ जाएगा। रीवा पन्ना में रीवा पन्ना दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड में आपके ये बुंदेलखंड के पूरे आ जाएंगे। टीकमगढ़, इसके अलावा टीकमगढ़ आएगा, पन्ना आएगा, छतरपुर आएगा, तो ये सब कहाँ पर आ जाएंगे, बुंदेलखंड। तो रही बात जिलों की, तो जिले तो आपको एकदम याद हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको मध्य प्रदेश का मैप बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और इसीलिए मैंने मैप पहले पढ़ा दिया था, और मैंने कहा भी था कि मैप की ही जानकारी आगे आपको काम देगी। अभी नदियाँ पढ़ेंगे तो नदियों में भी सेम मैपिंग ही लागू होगी। ठीक है, अब रही बात, समझिए हमारी बात। तो ये हमने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन देख लिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है वो है मालवा का पठार 28%, और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो पठार है वो है बघेलखंड का पठार 7%। ठीक है, तो मालवा का पठार कितना है, 28%। तो ऐसे याद रखें, मैंने आपको बताया कि यदि आपको भौगोलिक जो विभाजन पढ़ना है मध्य प्रदेश का, तो आपको मालवा के पठार को आधार बनाए रहना होगा। तो ऐसे याद रखें कि मालवा, पहले तो आपको याद होना चाहिए कि मालवा के नीचे नर्मदा सोन घाटी है, फिर सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, मध्य भारत का पठार है, रीवा बुंदेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, और बघेलखंड का पठार है। अब याद रखने का तरीका देखिए, मालवा 28%, उसके नीचे 26% है, उसके नीचे 11%। ये 28% है मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी 26% है, ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी 11% है। अब मध्य भारत का पठार और रीवा पन्ना का पठार लगभग समान है। मध्य भारत का पठार बड़ा है क्योंकि मध्य भारत का पठार है 10.70%, और रीवा पन्ना का पठार है 10.36%।
तो मध्य भारत के पठार की तुलना किससे करें, रीवा पन्ना, तो याद रखें मध्य भारत का पठार बड़ा है 10.70% और रीवा पन्ना का पठार थोड़ा छोटा है 10.36%। बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड के पठार में तुलना करें तो याद रखें बुंदेलखंड का पठार बड़ा है 7.6% और ये कितना है 7%। तो आपको याद होगा मालवा से पकड़ें 28%, 26%, 11%, 28%, 26%, 11%। ऊपर आएंगे आप तो मध्य भारत का पठार और मध्य भारत का पठार और रीवा पन्ना के पठार की तुलना करें, मध्य भारत का पठार बड़ा है 10.70% और रीवा पन्ना का पठार है 10.36%। बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड के पठार की तुलना करें तो याद रखें बुंदेलखंड का पठार बड़ा है 7.6% और बघेलखंड का पठार छोटा है 7%। ठीक है, तो ये आपको स्थितियां समझ में आ गई होंगी। इस मैपिंग से मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कितना ऊंचा पठार है, कैसी जलवायु है, कहाँ पर कैसी वर्षा होती है, कहाँ की कौन सी ऊंची चोटी है। ठीक है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन सा पठार बड़ा है और कौन से पठार की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, कितने ऊंचाई पर स्थित है ये पठार। ठीक है, तो इसमें कहाँ पर कृषि होती है, कौन सी कृषि होती है, ठीक है, कैसी, तो ये सारी चीजें ये देखें। ये मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है, यदि आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका मध्य प्रदेश 80% कवर हो जाता है। तो हम भौगोलिक ज्योग्राफी से संबंधित जो भी 2 से 3 वीडियो बनेंगे, कम से कम 3 से 4 वीडियो हो जाएंगे, क्योंकि हर पठार के बारे में डिटेल जानकारी लेना है कि कितना ऊंचा है, कैसी जलवायु है, कैसी वर्षा होती है, कैसी मिट्टी है, ठीक है, कौन से पर्यटन यहाँ पर हैं, कौन सी कृषि होती है। तो ये सारी बातें हमें एक ही वीडियो में हमें पढ़ना है। तो इस वीडियो को पढ़ने के बाद जो भी इसके भौगोलिक विभाजन के जो भी वीडियो बनेंगे, तो यदि आप उनको 3-4 वीडियो को पढ़ लेते हैं, 3 से 4 जो भी बन पाएंगे, तो इसके बाद आपको मध्य प्रदेश एकदम आसान लगने लगेगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की जड़ कहलाता है, नींव है ये मध्य प्रदेश की। यदि इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश आपको समझ में आएगा। तो ये मैंने आपका छोटा वीडियो बनाया है। और अगर आपसे अभी भी मैप नहीं आ रहा है तो आप मैपिंग वाला वीडियो ज़रूर देखें, फिर इसको देखने आएँ, क्योंकि यहीं पर आपकी मध्य प्रदेश के लगभग जिले भी आपको मैं कवर कराऊंगा कि कौन सा जिला किस पठार में आता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन 3 आधार पर है: मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश, पूर्वी पठार। अब पूर्वी पठार में याद रखिए केवल बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश में याद रखिए पूर्वी सतपुड़ा जिसे हम कहते हैं महादेव, पश्चिमी सतपुड़ा जिसे हम कहते हैं राजपीपला, और बीचों बीच से निकलती है मैकाल श्रेणी। और बाकी सारे मध्य उच्च प्रदेश के वर्गीकरण है: नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार। फिर मैंने याद करवाया कि सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार 28% और सबसे छोटा पठार है बघेलखंड का पठार 7%। फिर मैंने आपको तरीका बताया कि मालवा के पठार को आधार बनाए मैं पूरी इस जो भौगोलिक विभाजन में मालवा के पठार को ही आधार बनाऊंगा। तो मालवा के पठार में आप याद रखें 28%, उसके नीचे 26%, उसके नीचे 11%। फिर मध्य भारत का पठार और रीवा पन्ना का पठार की तुलना करें कि मध्य भारत का पठार 10.70% और रीवा पन्ना का पठार 10.36%। बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार की तुलना करें तो बुंदेलखंड का पठार बड़ा है 7.6% और बघेलखंड का पठार छोटा है 7%। ठीक है कि नहीं। हम जलवायु की बात करेंगे तो याद रखें मालवा, नर्मदा सोन घाटी और इससे मिलता जुलता आपको दिखाई देता होगा बघेलखंड का पठार। तो इनकी जो जलवायु है लगभग सेम। तो हम जलवायु के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन सी जलवायु का कौन सा क्षेत्र है और कौन सी जलवायु में कहाँ पर क्या जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो लगभग याद रखें, मैं आपको बताऊंगा भी कि जो मालवा है, मालवा की जलवायु समशीतोष्ण है। मालवा की जलवायु, रीवा पन्ना की जलवायु और बघेलखंड की जलवायु ये लगभग कैसी है, समशीतोष्ण होती है। जो आपका ऊपर वाला एरिया है तो यहाँ पर जो देखेंगे तो ये मध्य उच्च प्रदेश और बुंदेलखंड की जलवायु लगभग सेम है और नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकल श्रेणी की जलवायु लगभग सेम है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जलवायु, मिट्टी, ऊंचाई, ठीक है, चोटियां और कैसा कौन कौन से जिले आते हैं, इन सब की विस्तृत या डिटेल में बात करेंगे।
ठीक है। तो यदि आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आती है तो हमारे वीडियो में क्या करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं आपको से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।